देखिएगा सवाल। आज हम लोग 3.2 को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में 3.1 को सारे सवाल को पढ़ लिया। 3.1 में जो 2-3 सवाल थे, तीनों सवालों को पढ़ा। आज हम लोग 3.2 की तरफ पढ़ेंगे और 3.2 में जो सवाल है, इन सवालों को भी कहा गया है, क्या कहा गया है इन सवालों में कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये विधि बार बार आ रही है कि ये ग्राफीय विधि से, तो विधि का संख्या है कुछ, देख लीजिएगा। एक विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दूसरा विधि होता है विलोपन विधि, ठीक है। तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि या वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन खंड बोल सकते हैं, वज्र गुणनखंड विधि। चौथा विधि होता है ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि। और पांचवा जो विधि होती है वो किसी किसी बुक में रहता है और किसी किसी बुक में नहीं भी रहता है, जैसे केजी सिन्हा में आपको मिल जाएगा तुलनात्मक विधि। इन सभी विधियों से सवाल बनते हैं। फिलहाल अभी सवाल बार बार आ रहा है ग्राफीय विधि से, तो हम ग्राफीय विधि से बात कर देंगे। लेकिन बात ग्राफीय विधि की अगर है तो ग्राफ के क्लास में बताएंगे। फिलहाल हम लोग अभी हम प्रतिस्थापन या विलोपन से चल सकते हैं। किसी भी सवाल को जिस विधि से कहा जाता है बनाने के लिए, हालांकि वो सवाल जिस विधि से कही जाती है बनाने के लिए, उसी सवाल को उसी विधि से नहीं पूछा भी जा सकता, वो अलग विधि से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे 5 विधि हमने लिखी है, पांचों विधि में कोई भी विधि का नाम लेकर के बोल दिया जाएगा कि इस सवाल को आप विलोपन विधि से बनाइए। हालांकि सवाल किताब में दिया हुआ है ग्राफीय विधि से बनाइए, लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 3.2 के जो पहले सवाल है, इस सवाल को लिख करके बोल दिया जाएगा कि इसे विलोपन विधि से बना दीजिए, तो हमें विलोपन विधि से बनानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप समीकरण को निकालने सीख लीजिए। निकालने के बाद सारे विधि को गौर से समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपको किसी भी विधि से बोला जाएगा बनाने के लिए, आप किसी भी विधि से उस सवाल को बना सकते हैं। यहाँ पे ग्राफीय विधि से बोला गया तो ग्राफ के क्लास में देखा जाएगा। जब ग्राफ बनाएंगे तो हम एक एक सवाल को छांट करके ग्राफ विधि में अटैच कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो बीजगणितीय का नियम है, वो बीजगणितीय वाले जो विधि है वो है 1, 2, 3 और एक ये 4, और ये ग्राफीय विधि अभी आ रहा है। तो ग्राफीय विधि को अभी थोड़ा देर के लिए रोक करके रखेंगे कुछ क्लास में। जब ग्राफीय विधि का क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें ग्राफीय विधि को देखेंगे। अभी हम विलोपन और प्रतिस्थापन को लेकर के चलेंगे। 3.4 या 5 में आएगा वज्र गुणनखंड विधि, तो वज्र गुणनखंड विधि को पढ़ेंगे। 3.3 में विलोपन विधि आएगी, तो विलोपन विधि को पढ़ेंगे। 3.2 में आएगा प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि को उस टाइम में पढ़ेंगे। अभी हम किसी भी विधि से इस सवालों को बना सकते हैं। जब ग्राफ वाले बात आएंगे, जो ग्राफ का क्लास होगा, उस ग्राफ वाले क्लास में हम बता देंगे, या फिर आप लोग से खुद कहेंगे कि वो सब सवाल चुन करके बताइए जिन सवालों को ग्राफीय नियम से बनाने की बात की गई थी, ठीक है। चलिए अभी हम लोग फिलहाल विलोपन या प्रतिस्थापन से इन सवालों को बनाएंगे। बोला तो गया है कि ग्राफीय से बनाने के, लेकिन हम इन दोनों में से किसी एक पे बना देंगे इस सवाल को, ठीक है। पहले सवालों को समीकरण के रूप में अर्थात बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करना है। क्या कहा गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक लड़का और लड़की, दोनों की संख्याओं को मानना पड़ेगा। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्न से पिछले क्लास की तरह
सवाल में दो बातें बोली जाएंगी, इसलिए दो समीकरण निकलेगा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब लड़का लड़की मिलाकर के टोटल कितने 10 विद्यार्थी। लड़का हो गया x, लड़की हो गई y, दोनों को मिला करके 10 विद्यार्थी। अब इसमें कोई भी संख्याएं नहीं आ रही है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, इसमें समीकरण एक इसी को मान लेंगे। पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न में बात की जा रही है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इधर ले लेते हैं लड़का को और बराबर में इधर लड़की। लड़का लड़कियों से 4 कम है, लड़के जो हैं वो लड़कियों से 4 कम है और लड़कियां 4 ज्यादा है। तो यहाँ बीच में बराबर है, लड़की लोग 4 ज्यादा है और लड़का 4 कम है, तो बराबर नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर बराबर दिए हैं तो ये सोचिए कि लड़का अगर 4 कम है तो या तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, और नहीं तो ये 4 ज्यादा है तो इसमें 4 घटा दीजिए। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसा करना चाहे, लड़का 4 कम है तो इसमें 4 जोड़ देते हैं, नहीं तो लड़की ज्यादा है तो इसमें 4 घटा देते हैं। दोनों में से एक ही काम करना है, दोनों काम नहीं करना है। या तो इधर 4 को जोड़ दीजिए या तो इधर 4 को घटा दीजिए, क्योंकि लड़का कम है और लड़की ज्यादा है। तो चलिए इसमें 4 घटा देते हैं। x y को इधर ले लीजिए, ये प्लस में y इधर आएगा तो माइनस में y, बराबर में आपका -4 बच रहा है। ये समीकरण 2 तैयार हो गया। अब इन सवालों को कहा गया है कि ग्राफीय विधि से बनाने के लिए, ग्राफीय विधि से बनाने के लिए। हम ग्राफीय विधि अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जब ग्राफीय विधि नहीं पढ़ा रहे तो किसी और तरीके से इन सवालों को हल करेंगे, बाद में ग्राफीय विधि में देख लिया जाएगा। आज हम इन्हें विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि का क्या नियम है, इन दोनों समीकरण को देखना है। दोनों समीकरण को बचपन में जैसे आप जोड़ घटाव करते थे वैसे ही करिए। विलोपन विधि यहाँ लिख देते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 है, दोनों को लेना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 को लेते हैं। समीकरण 1 में है x + y = 10, x + y = 10। उसके नीचे ले लीजिएगा समीकरण 2, x - y = -4, x - y = -4। जोड़ घटाव करेंगे। यहाँ देखिए पहले से अगर किसी का साइन चेंज रहता है तो यहाँ लिखिएगा जोड़ने पर। जोड़ने पर अगर साइन चेंज पहले से है, मतलब पहले यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अपोजिट साइन अगर रहता है तो यहाँ जोड़ने पर। अगर अपोजिट साइन नहीं रहता है तो आप अपोजिट कीजिएगा। जब आप अपोजिट कीजिएगा, मतलब अगर यहाँ माइनस रहा तो प्लस करना है, प्लस रहा तो माइनस करना है, तो उस टाइम में आप यहाँ पे लिखे घटाने पर। यहाँ पहले से अलग अलग साइन, तो ये y और y कट गया। x को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ जोड़ने पर लिखे हैं, x को जोड़ देते हैं तो 2x हो जाता है, बराबर 10 में से 4 जाएगा क्योंकि माइनस है, बचेगा 6। यहाँ देखिए 2x = 6, 2x = 6 है, तो x = 6 पहले से, यहाँ 2 गुना में इधर जाएगा तो भागा में 2 से काटेंगे, 3 बार में कटेगा, x = 3 आ जाता है। अब यहाँ x का मान उठा करके आप 1 में, मतलब समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1 में या समीकरण 2 किसी में भी आप रख सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर माइनस वाला में या प्लस वाला में रखने के लिए बोला जाएगा, तो आप प्लस वाला में रखिएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। और ये माइनस वाला है, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी, दोनों में आंसर एकदम सेम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण कितना में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ पर है x + y = 10, और x के स्थान पे कितना आएगा 3, तो x के जगह पे 3 और प्लस में y = 10। y = 10 पहले से है, ये 3 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, y = 10 में से 3 गया तो 7 बच रहा है। इम्प्लॉज दैट का साइन जरूर दीजिएगा यहाँ और इधर, ठीक है।
अब सवालों को थोड़ा समझेंगे अच्छे से कि क्या बोला गया था और क्या हमारा आंसर आया। यहाँ पे पहले ये बात लिख दीजिए कि अतः लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या को हमने क्या माना था, x माना था, तो लड़कों की संख्या 3 आ गई है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। लड़कियों की संख्या को हमने y माना था, y का मान आ गया है 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब सवाल से मैच करते हैं आंसर को। आंसर में कहा गया था कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, तो देखिए तो 3 और 7 मिलाकर के 10 हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा होगी, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। सवाल का आंसर बिल्कुल सही है। इसे ग्राफीय विधि में फिर कहीं बनाएंगे। फिलहाल के लिए ये विलोपन विधि का नियम है, इसे आप समझ गए हैं, इसे लिख लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसे भी विलोपन विधि से बनाएंगे। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। पेंसिल और कलम का मूल्य है, तो पहले मान लेते हैं। दूसरा नंबर, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। प्रश्न से लिखना है क्योंकि दो बातें प्रश्न से आएंगी, एक प्रश्न से यहाँ पे, एक कहीं और आएगा अभी, ठीक है। फिलहाल देखते हैं। 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए। 5 पेंसिल 7 कलम, जैसे कल पढ़ाए थे पिछले क्लास में, क्या पढ़ाए थे, बल्ला और गेंद वाला। तो बल्ला और गेंद वाला सवाल में भी इसी प्रकार का सवाल था। तो यहाँ पे 5 पेंसिल किसे कहा गया है, x को, तो 5 पेंसिल तथा 7 कलम, मतलब जोड़ करके 7 कलम मिला करके पैसा खर्चा हो रहा है कितना, 50 रुपए। तो यहाँ 50, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। आगे बात करेंगे पुनः प्रश्न से। दोबारा प्रश्न कहा गया है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपए है। 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल को x कहा गया है, 7 पेंसिल के बाद 5 कलम को y कहा गया है, मूल्य लग जाता है 46। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, हम लोग विलोपन विधि से बना रहे हैं ना, तो विलोपन में पिछले वाले सवाल में हमने देखा था कि इसके साथ कोई संख्या नहीं थी, इसके साथ भी कोई संख्या नहीं थी, तो डायरेक्ट क्या किए, समीकरण 1 तथा 2 से जोड़ घटाव कर दिए और जोड़ घटाव करने के बाद सवाल बन गए। लेकिन यहाँ पे संख्या है, संख्या में यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, अंतर है, तो कोई ना कोई सेम होना चाहिए, या तो x सेम होना चाहिए या तो y सेम होना चाहिए। अगर x सेम नहीं होगा या फिर x या y सेम नहीं होगा तो कोई एक कटेगा कैसे, क्योंकि एक को कटाना जरूरी है, या तो x कटा दीजिए या तो y कटा दीजिए। आप जिसे कटाना चाहेंगे उसके साथ करना क्या है, आप पहले मन में ठान लीजिए कि हमें कटाना किसे है। सोच लीजिए कि x को कटाना चाहो, तो x को कटाने के लिए इतना काम करना पड़ेगा, 7 से समीकरण 1 में, सॉरी y को कटाना है ना, y को कटाने के लिए 7 से समीकरण 2 में, 7 से समीकरण 2 में, 5 से समीकरण 1 में गुना कर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में गए, इसमें गुना करना है समीकरण 2 में जो y के साथ, तो समीकरण 2 में जो y के साथ है वो कौन है, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 से, तथा समीकरण 2 में, तो 2 में आए, 2 में आने के बाद 1 का y का संख्या लेना है, इसका क्या है 7 से
गुना कर दें। फिर से थोड़ा समझेंगे कि समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 2 में 7 से गुना करने पर, तो इसका 5 उठाइए और इन सब में गुना कर दीजिए। इनका 5 सब में गुना, 5 से 5 में, तो 5 25 x प्लस 5 7 35 y बराबर 5 25 0, मतलब 250। इन सब में गुना करना है आपको 7 से, तो 7 7 49 x प्लस 7 5 35 y बराबर 7 को 46 है, 7 6 के 42 का 2 बचा आपका 4, 7 चौके 28, 28 और 4 32। अब देखिए कि y वाला सेम हो गया है। y वाला सेम जब हो जाता है तो ये कटने के कगार पे आ गया कि y खत्म हो जाएगा और x ये दोनों या तो जुटेगा या तो घटेगा, लेकिन कब? जब यहाँ का साइन अलग रहेगा तब। अब यहाँ साइन अलग नहीं है। पहला काम था हमारा कि y को सेम करना है, y की संख्या को सेम करना है, तो y का गुणांक क्या है? 35 35, दोनों का सेम हो गया। अब ये कट सकता था लेकिन नहीं कटेगा अभी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है। जब एक माइनस में रहे तभी तो कटेगा, तो माइनस में करना पड़ेगा। जैसे हम लोग भाग बनाते टाइम में प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर एक के साथ कर रहे हैं तो आप सबके साथ साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ उल्टा माइनस, यहाँ प्लस है उल्टा माइनस, इसका प्लस है यहाँ पे माइनस। जब हम खुद से साइन चेंज किए हैं तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। अब देखिए 35 और 35 खत्म, 35 y कट गया। 25 प्लस में 49 माइनस में, तो 49 और 25 को थोड़ा देर के लिए आप रुपए मान लीजिए। 49 रुपए कर्जा है, 25 रुपए अपना है, तो 25 रुपए इसको दे दिए तो 24 रुपए कर्जा बच रहा है, तो माइनस में 24x बराबर। यहाँ पे 322 के पहले माइनस है, मतलब मान लीजिए 322 कर्जा है, 250 रुपए अपना है, तो 322 रुपए कर्जा 250 रुपए चुका देना है। तो इधर 50 और 22 72 बच रहा है, माइनस में 72, मतलब 72 रुपए 250 रुपए आपने 322 वाले को दे दिया, तो 72 रुपए आपका कर्ज बच रहा है। ये दोनों माइनस खत्म। अब ये 24 गुना से इधर भागा में जाएगा, तो यहाँ देखिएगा कि x बराबर 72 पहले से है, 24 गुना से भागा में। 24 का पहाड़ा में ये कितने बार में कटेगा? 24 गुना 48, ठीक है, 24 गुना 48, 24 तिया 72, ठीक है, 24 तिया 72, 3 बार में कट रहा है, 24 से 3 बार। x बराबर कितना? 3, ठीक है, x बराबर 3, और x का मान जब 3 आ गया तो x का मान अब कहाँ रखेंगे हम लोग? समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 या 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ है। 5x प्लस 7y बराबर 50। 5 का 5 गुना बीच में दे दीजिएगा, और यहाँ पे x का मान है 3, तो 3 लिख दीजिए, प्लस 7y बराबर 50। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 7y का प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर 50 पहले से है, ये 15 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 15, तो केवल y बराबर कितना बचेगा? इधर पहले घटा दीजिए, घटेगा तो बचेगा 35, और 7 यहाँ गुना में, इधर जाएगा तो भागा में 7 5 35, y बराबर कितना? 5 बच रहा है।
ये हो गया आंसर। यहाँ लिख दीजिएगा अतः, अतः में क्या लिखेंगे, यहाँ अतः में लिख देते हैं, अतः क्या माने हैं वही लिखना है। पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत या एक पेंसिल का मूल्य बराबर x है, तो x का मान आया है आपका 3। अतः एक पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना आया है 3, तो यहाँ 3 रुपए। तथा सेम लाइन लिखना है, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए। इंक्लोज का साइन दे दीजिएगा, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ से। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा कमेंट कीजिएगा, समझा देंगे दोबारा दूसरा वीडियो। हाँ कमेंट, ठीक है। अगला सवाल अब अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, और अगले सवाल के लिए हम कुछ आपको सूत्र बता देंगे। वो सूत्र आपको पेज नंबर 51 में मिल जाएगा। अगर आप इसे समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा, अन्यथा हम इसे बोर्ड पर एक बार फिर से लिख करके समझा देंगे। और इन सूत्रों के बाद ही आपको अगले 3 नंबर के सवाल समझ में आएंगे, ठीक है। 2 नंबर के जो सवाल हैं वो सारे सवाल, 2 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल और 4 नंबर का सवाल, ये चारों सवाल आप जब तक ये पेज नंबर 51 में जो सारणी 3.4 में लिखा हुआ है, ये सारणी जब तक आप समझिएगा नहीं, तब तक आप इसका 2 नंबर मतलब 3.2 का 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर समझ नहीं पाइएगा। इसीलिए इस सारणी को समझने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा अगले क्लास में हम पूरा समझाएंगे, ठीक है। देखिए 2 नंबर सवाल को देखेंगे कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती। प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है, ये तीनों बात पूछी गई है। तो तीनों के बारे में हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। चेक करने का तरीका कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2, मतलब यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, नॉट इक्वल टू C1/C2। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है बराबर नहीं है। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा और B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2। अगर ऐसा आ जाता है तो आप लिखेंगे समपाती। A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 अगर आता है, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है गलती कि इसमें एक कटिंग होगा, ठीक है। A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये तीनों ध्यान रखिएगा, इन तीनों पर सवाल अभी बनेगा, ठीक है। तो अगर एक बराबर हो जाता है और एक बराबर नहीं होता है, तो उस टाइम पे हम क्या लिखेंगे, समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर दोनों तीनों बराबर नहीं होते हैं तो वे प्रतिच्छेदी कहलाते हैं, और 2 से 3 बराबर हो जाते हैं आपस में तो ये समपाती कहलाते हैं। और अगर 2 बराबर, एक बराबर नहीं होता है, यहाँ देखिए बराबर को कटिंग कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे समांतर रेखाएं होती है। ये सारी बातें ग्राफ से रिलेटेड है। किससे है? तो ग्राफ से, ठीक है। ये अगर ग्राफ पे सवाल पूछे तो इतनी सारी बातें आती हैं। इन्हीं सवालों में यही चीज सेम रहेगा। 2 नंबर के बाद जब हम 3 नंबर पढ़ेंगे तो यहाँ का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये नाम चेंज हो जाएगा, ये चीज सेम रहेगी। ये नाम चेंज होगा, वो सवाल अलग तरीके से बनेगा। तरीका वही रहेगा, केवल नाम अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल क्या है आपके पास? पहला सवाल है 5x - 4y + 8 = 0। फिर है 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। इसे सबसे पहले हम A, B, C अर्थात A1, B1, C1, A2, B2, C2 का पता लगाएंगे। तो देखिए A1 का मान कितना हो जाता है? 5, B1 का मान हो जाता है -4, C1 का मान हो जाता है 8, फिर यहाँ A2 का मान हो जाता है 7,
भाग B2 का मान 6, C2 का मान हो जाता है -9। अब यहाँ लिखेंगे जो सवालों में कहा गया है, सवाल में कहा गया है कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना करने पर, तो इसकी तुलना करते हैं। A1 बटा A2 के जगह पे 5/7 आएगा, तो यहाँ लिखते हैं 5/7 बराबर B1 बटा B2 के जगह पर 4 -4/6 और C1 बटा C2 के जगह पर आ जाएगा आपका 8/-9, 8/-9। जो कटने वाले हैं उनको कटा देते हैं। ये कटेंगे 4 और 6 2 से, 4 2 से कटेगा 2 बार में, 4 6 2 से कटेगा 3 बार, बाकी कोई नहीं कटेगा। तो यहाँ 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8/-9। यहाँ पे अब इस रूल को फॉलो करेंगे कि क्या ये दोनों के बराबर है, मतलब ये जो बट्टा का रूप है भिन्न का रूप और ये भी भिन्न का रूप, ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं। तो दिख रहे हैं क्या बराबर? ये सब आपस में बराबर हैं नहीं। तो अगर बराबर नहीं है तो ये कटिंग हो जाएगा, और ये बराबर है क्या, तो ये भी कटिंग हो जाएगी। अगर दोनों बराबर नहीं तो दोनों कटिंग हो गए। आप मैच कर लीजिए, आप किससे मैच हो रहा है? ये फर्स्ट वाले से मैच हो रहा है या सेकंड वाले से या थर्ड वाले से? फर्स्ट वाले से मैच हो रहा है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा आपका? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं लिख दीजिए। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ये ऐसा क्यों आया, बात समझिएगा। ये इसलिए आया प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, मार्कर क्या था? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं क्यों बोले इसे? कि जब हम इन समीकरण का ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ बनाने के टाइम में जब हमारे पास दो रेखाएं होंगी, इस प्रकार से देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए ग्राफ में हमने इस प्रकार से रेखा खींचा, एक बिंदु यहाँ और एक यहाँ पढ़ाया, 2 पॉइंट आए, 2 डॉट, इनको ऐसे खींचा, और दूसरा डॉट क्या हो जाएगा, एक लाइन ऐसे खींची जाएगी इस तरह से। तो ये बीच में क्या हो गई, कट गई, इसीलिए प्रतिच्छेद कहलाती है। ठीक है, ये तीनों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इस प्रकार से ग्राफ बनेगा अगर हम इस समीकरण का बनाते हैं। ठीक है, इस समीकरण का अगर ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ये जो नई लाइन आई है, ये दोनों लाइन, तो ये दोनों लाइन हमेशा क्या हो जाएगी, कट जाएगी, इसीलिए इसे प्रतिच्छेदी कहते हैं। ठीक है, अब रही बात की संपाती क्या होता है, तो ये y और ये x, ये x वाली रेखाएं हैं, ये y वाली रेखाएं हैं। अगर x और y वाली रेखाएं होती हैं तो इनमें एक रेखाएं, मानिए एक बिंदु यहाँ आ गया, एक बिंदु यहाँ आ गया। जैसे कि ये दो समीकरण, इन दोनों समीकरण को हल किया हमने, तो एक समीकरण से जो बुंदा बना, जो पॉइंट बना, वो पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो इस समीकरण से एक पॉइंट यहाँ बना, एक पॉइंट यहाँ बना, और दूसरा समीकरण से हमने पॉइंट बनाने की कोशिश की, फिर से उसी जगह पे पॉइंट आ गया। तो एक लाइन इस समीकरण के लिए हमने यहाँ दिया, दूसरा लाइन इस समीकरण के लिए इसी पॉइंट पे आया, तो इसी पर एक रेखा और खींची जाती है जिसे संपाती कहते हैं। ठीक है, तीसरी बात करें हम कि समांतर रेखाएं कैसी होती है, तो समांतर रेखाओं की बात करें, जैसे इस प्रकार से सवाल में, समीकरण में जब हम ग्राफ को खींचेंगे तो ग्राफ में ये y डैश, x और x डैश रहेंगे। तो समांतर के बारे में समझते हैं। समांतर में क्या होगा कि एक पॉइंट यहाँ, ये दोनों पॉइंट मान लीजिए समीकरण एक के लिए आ गए, तो एक रेखा खींची जाएगी। दूसरे समीकरण के लिए जो पॉइंट आएंगे वो एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई। इन दोनों को जब हम आपस में खींचेंगे तो ये दोनों रेखाएं आपस में एक सिद्ध में रेल की पटरी की तरह हो गए, ये समांतर कहलाते हैं। तो ये हमारे लिए जांच करने की विधि है कि किस समीकरण का ग्राफ खींचने पर या किसी समीकरण का ग्राफ खींचने पर किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ये उस चीज का जांच बतलाता है।
तो A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की तुलना करके हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि ग्राफ समांतर बनेगा कि समपाती बनेगा कि प्रतिच्छेदी बनेगा। ठीक है, अगर ये रूल नहीं रहता तो हमें ग्राफ खींचना पड़ता, ग्राफ खींच करके उसके बाद देखते हैं कि ये समांतर रेखा आ रही है तो समांतर कहते हैं, अगर ये रेखा इस तरह से नहीं आकर के इस तरह से कट जाती तो कहते प्रतिच्छेदी है, अगर ये रेखा इस तरह से नहीं आकर के इसी पर आ जाती तो इसे कहते संपाती है। तो इतना करने से अच्छा है कि अगर पूछा गया कि प्रतिच्छेदी आएगी कि समांतर आएगी कि संपाती आएगी तो आप इस हिसाब से बना करके इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए दूसरे सवाल के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रतिच्छेदी लिख दी थी, या तो प्रतिच्छेदी लिखिएगा या नहीं तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं लिखिए, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं नहीं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल 2 का 2 नंबर 9x + 3y + 12 बराबर कितना है 0। फिर 18x + 6y + 24 बराबर 0। ठीक है, देखिए इसमें ABC निकालेंगे पहले। A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 का मान 9, A2 का मान 18, B1 का मान यहाँ देखिए 3 और B2 का मान यहाँ देखिए 6। C2 का B1 का मान हो जाएगा 12 और C2 का मान हो जाएगा 24। ठीक है, फिर से वही लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे आपको पता ही है, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 तथा C1 बट्टा C2 की तुलना करने पर तो A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 को सेटअप कीजिए। देखिए यहाँ पे A1 बट्टा A2 मतलब 9 बट्टा 18, तो 9 बट्टा 18 बराबर B1 बट्टा B2 मतलब 3 बट्टा 6 और C1 बट्टा C2 मतलब 12 बट्टा 24। 9 से इसको काटिए, 9 का 9 9 दूनी 18, 3 का 3 3 दूनी 6, 12 दूना 24, यहाँ 1 और यहाँ 1। तो देखिए सब में 1/2 आ गया, 1/2 1/2 और 1/2। तीनों में 1/2 आया, तीनों बराबर है, किसी का बराबर नहीं काटना है। तो जब किसी के बराबर को नहीं काटेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए, बताइए क्या आंसर आएगा, संपाती। तो यहाँ क्या लिख देंगे, डायरेक्ट केवल संपाती लिख दीजिए और कुछ नहीं लिखिए। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, अगले सवाल को देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा। x minus 3y plus 10 बराबर 0, 2x minus y plus 9 बराबर। ये सवाल है। एक चीज आपको बता देते हैं कि पिछले सवाल में तो नहीं, सारे सवाल अभी तो फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि सवाल में ये 9 इस तरफ रहेगा, ठीक है, या फिर 10 इस तरफ रहेगा। या तो दोनों का दोनों उस तरफ रहना चाहिए या तो दोनों इस तरफ रहना चाहिए। अगर एक इधर दे दिया एक इधर दे दिया तो याद रखिएगा दोनों को उधर फेंक दीजिए, नहीं तो दोनों को इधर लेकर के आ जाइए, तभी सवाल बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A1 का मान हो जाएगा 6, B1 का मान -3, C1 का मान 10, A2 2, B2 कितना है -1 और C2 कितना है C2 9। ठीक है, फिर से वही लाइन लिखेंगे, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 तथा C1 बट्टा C2 की तुलना करने पर अब देखिए
A1 बटा A2 के आधार पर बैठाएंगे A1 बटा A2 मतलब 6/2 6/2 बराबर B1 बटा B2 -3 बटे -1 -3 बटे -1 बराबर C1 बटा C2 मतलब 10/9। इसमें कोई माइनस नहीं था। इसमें देखिए 3 2 का पहाड़ा में कटेगा 2 दिया 6 और इधर माइनस माइनस कट गए, इधर कटेगा ही नहीं। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक यहाँ पे आता है आपका 3/1 बराबर फिर 3/1 बराबर 10/9। 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो जब 2 बराबर हो जाए तीसरा बराबर नहीं हो तो क्या आएगा आंसर? समांतर रेखा। चलिए अगला सवाल की तरफ पढ़ेंगे। 3.2 का आज क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। इसमें 3 चीज़ें थी, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, संपाती है। और हमने कल कुछ बताया भी था पिछले क्लास में कि 3 कैटेगरी में सवाल को पूछे जाते हैं। यहाँ 3 कैटेगरी की बात करें तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है A1 बटा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इज फिर यहाँ पे नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 होगा। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लिख देते हैं नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखा हुआ है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो ये वाला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफ के स्थिति में जब सवाल पूछेगा तो ग्राफ के स्थिति में सवाल पूछने के टाइम में वो इस प्रकार से पूछेगा। ये वाला देखिए सवाल पे प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। और यहाँ दूसरा नियम लिखा हुआ है कि केवल एक हल है, मतलब कि बीजगणितीय निरूप में अगर सवाल पूछेगा तो बोलेगा केवल एक हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या फिर कोई हल नहीं है। इस तरह से एक तीसरा लेवल का पूछता है जो कि कहते हैं उसको संगत असंगत। तो यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं कि अगर तीनों बराबर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा संगत, तीनों बराबर नहीं होगा तो संगत, तीनों बराबर होगा तो भी संगत, और 2 बराबर हो जाएंगे और 1 बराबर नहीं होगा तो असंगत। असंगत कहने का मतलब सीधा आप समझ लीजिए कि साथ जिएंगे तो संगत, साथ मरेंगे तो संगत, अगर एक साथ जिएगा और एक मर जाएगा तो असंगत। ठीक है, साथ जिएंगे संगत, साथ मरेंगे तो संगत। ठीक है, समझ में आ गई बात। कहने का मतलब अगर तीनों कट जाता है तो संगत, तीनों नहीं कटता है तो संगत, और एक कटता है एक नहीं कटता है तो असंगत। इसका याद करने का तरीका यही है। ठीक है, तो यहाँ अब देखेंगे पहला सवाल है यहाँ पे 3x + 2y बराबर 5 और है 2x - 3y बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे सवालों को लिखेंगे। तीन नंबर 3.2 का 3 नंबर का 1 नंबर, इसको हटाना जरा सा। देखिए पहला 3 का 1 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है 3x + 2y बराबर 5। उसके बाद दूसरा है 2x - 3y बराबर 7। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2। अब इसमें a1 बराबर निकाल लीजिए आप। a1 बराबर हो जाता है 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 7।
यहाँ पे वही बात जैसे हमने बताया था पिछले क्लास में कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करने पर। तो यहाँ लिखेंगे A1 बटा A2 B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना करने पर ये बात लिख देंगे। अब यहाँ पर A1 बटा A2 लिखा हुआ है तो मतलब आप समझ लीजिए 3 बटा 2 हो जाएगा। 3 बटा 2 बराबर B1 बटा B2 मतलब 2 बटा -3 2 बटा -3 और C1 बटा C2 मतलब 5 बटा 7। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, कट गया। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये भी कट गया। तो यहाँ पर हमने बताया था ये सवाल किस में पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ सवाल में लिखा हुआ है संगत है या असंगत है। तो हमने बताया था संगत होता है या तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे तो संगत, और अगर एक साथ रहता है और एक साथ नहीं रहता है मतलब एक बराबर सही रहता है एक बराबर कट जाता है तो असंगत होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दोनों बराबर कट गया मतलब साथ साथ मर गया, तो इसका क्या हो जाएगा संगत। यहाँ पे लिख देंगे संगत है। हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है 2x - 3y बराबर 8 4x - 6y बराबर 9। ठीक है, टू एक्स - 3y बराबर 8 और फिर क्या है 4x - 6y बराबर 9। ये समीकरण 1 ये समीकरण 2 बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। A1 बराबर 2 B1 बराबर -3 C1 बराबर 8 A2 बराबर 4 B2 बराबर -6 C2 बराबर 9। ठीक है, कोमा ज़रूर दीजिएगा। अब यही वाला लाइन, ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है A1 बटा A2 B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना करने पर, यह लाइन लिखना है यहाँ पे A1 बटा A2 कोमा B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना करने पर। यहाँ पे अब बैठाइए मान A1 बटा A2 मतलब 2 बटा 4 बराबर -3 बटा -6, तो माइनस माइनस ख़त्म, 3 का 3 3 दूनी 6, ऊपर में 1 बच रहा है, 2 का 2 2 दूनी 4, ऊपर में 1 बच रहा है, तथा C1 बटा C2 का मान कितना हो जाएगा 8 बटे 9 8 बटे 9। तो देखिए यहाँ पे आया 1 बटा 2 बराबर फिर आया 1 बटा 2 अब बराबर 8 बटा 9। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, तो ये तो साथ जीने साथ मरने का वादा नहीं पूरा हुआ, तो यहाँ क्या कर देंगे असंगत। 2 सवाल ख़त्म। समझ में आ गया होगा। इसको एक बार देख लीजिए ठीक से सवालों को और पूरा कॉपी नोट कर लीजिए। तीन नंबर का 2 नंबर तक बताए थे, 3 का 3 नंबर होगा। यस 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। उसके बाद है 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें बट्टा का साइन नहीं है, इसमें बट्टा है, फिर भी आप जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। A1 का मान कितना हो जाएगा 3 बटा 2, B1 का मान कितना होगा जोर से बोलिए 5 बटे 3 5 बटे 3। अब C1 का मान 7 A2 का मान 9 B2 का मान -10 C2 का मान 14। यहाँ पे वही लिखेंगे A1 बटा A2 फिर
B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना करने पर यहाँ संगत असंगत के बारे में पूछा गया है। A1 बटा A2, A1 का मान है 3 बटा 2, तो 3 बटा 2 और A2 का मान है 9, तो A2 का मान जब पहले से बढ़ता है तो यहीं पर आप गुना दे करके 9 लिख दीजिए। हो गया A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, तो B1 का मान है 5 बटे 3, तो यहाँ लिखेंगे 5 बटा 3 और B2 का मान है -10, तो यहाँ गुना दे करके -10। जब डबल साइन साथ में आता है तो ब्रैकेट ले लीजिए बराबर C1 बटा C2 मतलब 7 बटे 14। यहाँ देखिए 3 से कटेगा 3 दिया के 9, 5 से कटेगा 5 का 5, 5 दूनी 10, 7 दूना 14। यहाँ आ गया ऊपर 1, तो 1 बटा 3 दूना के 6 बराबर ऊपर में 1 नीचे में 3 दूना 6 माइनस में बराबर ऊपर में 1 नीचे में 2, 1 बटा 2। ये माइनस में है ये प्लस में है, बराबर नहीं है, ये भी माइनस, ये तो देखने में भी बराबर नहीं है। ये बराबर हो सकता था लेकिन माइनस नहीं होता तो बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों बराबर है ही नहीं, तो इसका भी बराबर कट जाएगा और इसका भी बराबर कट जाएगा। तो जब दोनों का बराबर कट जाता है तो क्या होता है संगत। क्या लिखते हैं संगत। चलिए इसे लिख लीजिए जल्दी से। तीसरा हो गया 14 नंबर। A1 का मान 5, B1 का मान -3, C1 का मान हो जाएगा 11, A2 का मान -10 यहाँ से, B2 का मान हो जाएगा 6 और C2 का मान हो जाएगा -22। वही लाइन लिखेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना करने पर A1 बटा A2 मतलब 5 बटा -10 बराबर B1 बटा B2 मतलब -3 बटा 6, C1 बटा C2 मतलब 11 बटे -22। यहाँ देखिए 5 दूना 10, 3 दूना 6, 11 दूने 22, किसी का माइनस नहीं कटा। यहाँ हो जाएगा ऊपर में 1 1 1 के नीचे 2, ये माइनस नीचे रहे चाहे ऊपर रहे बात बराबर है, -1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, ये माइनस है तो -1 बटा 2 बराबर फिर से माइनस है तो -1 बटा 2, माइनस नीचे रहे चाहे ऊपर है कोई बात फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए -1 बटा 2, -1 बटा 2, -1 बटा 2 तीनों आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे संगत है। क्या है लिखिए यहाँ A1 का मान हो जाएगा 4 बटे 3, B1 का मान हो जाएगा कितना 2, C1 का मान हो जाएगा 8, A2 का मान 2, B2 का मान 3 और C2 का मान हो जाएगा 12। किसी माइनस नहीं है, लाइन में लिखेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की क्या करने पर तुलना करने पर तो ध्यान दीजिएगा A1 बटा A2, B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना करने पर तो A1 का मान 4 बटे 3, यहाँ 4 बटे 3 लिखेंगे, ठीक है। और जब पहले से बटा है ही तो इसी बटे को बढ़ा करके A2 का मान लिख देंगे। A2 का मान कितना है 2 है, ठीक है। और बराबर B1 बटा B2 मतलब B1 का मान है 2, B1 का मान 2 और B2 का मान 3 बराबर C1 का मान 8 और C2 का मान 12। जो कटेगा कटाइए, 2 से कटेगा 2 दूना के 4, यहाँ नहीं कटने वाला है, यहाँ तो कटेगा ना, 2 का पहाड़ा में दोनों कट रहा है, 4 का पहाड़ा में भी दोनों कट रहा है, तो 4 से काटिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। यहाँ दे दीजिए 2 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 बराबर 2 बटे 3, तीनों बराबर हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे संगत है, ठीक है।
स्टार्ट। सुनिएगा, 4 नंबर सवाल क्या रहा है, ये सब खत्म हो गया, 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक खत्म। 4 नंबर का निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए 4 सवाल है। पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे भी कि x + y = 5, 2x + 2y = 10। एक सवाल बता देंगे और बाकी के जो 3 सवाल बचेंगे वो तीनों सवाल आप खुद से बनाइएगा। और कह रहा है कि जो संगत होंगे उन्हें ग्राफ से बनाइए। तो जो संगत होंगे उन्हें टिक आउट करके रखिएगा और किन किन से बन गया कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ग्राफ विधि से उन्हें बता दिया जाएगा, ठीक है। ग्राफ की क्लास हम बताएं, बार-बार हर वीडियो में बताएं कि ग्राफ के क्लास जब भी आएंगे तो ग्राफ वाले सारे सवाल को कैप्चर कर लिया जाएगा, सारे सवाल बता दिए जाएंगे। फिलहाल एक सवाल हम बता देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बनेगा, संगत है या असंगत है। तो संगत होगा तो इसे ग्राफ में रख दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो आगे के सवाल आप खुद से बनाइएगा और खुद से बना करके चेक कीजिएगा। अगर संगत होंगे तो उन्हें ग्राफ में बनाएंगे और जो संगत नहीं होंगे वो ग्राफ में नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्या बोला जाता है, ठीक है, क्या ध्यान दीजिएगा। A1 का मान 1, B1 का मान 1 और C1 का मान 5, A2 का मान 2, B2 का मान 2 और C2 का मान 10। A1 बटा A2, B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना कर लें। ठीक है, देखिए A1 बटा A2 मतलब 1/2 बराबर B1 बटा B2 फिर से 1/2 बराबर C1 बटा C2। C1 बटा C2 कितना हो जाएगा 5/10, 5/10 इसको भी कटाएंगे 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 संगत आ गया। क्या आ गया, संगत है। तो इसे ग्राफ में जरूर बनाएंगे। बाकी के जो 3 सवाल बच रहे हैं वो तीनों सवाल को आप खुद से बनाइएगा, नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हम फिर से बता देंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है कि एक आयताकार बाग आप समझ सकते हैं कैसा होता है। आयत का मतलब जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और साथ ही साथ दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर, साथ ही साथ दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे, इसे कहते हैं आयत, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ये मान लेते हैं अगर लंबाई है तो ये क्या होगी, चौड़ाई से, ये चौड़ाई है तो चौड़ाई से ये भुजा 4 जाता है। तो इसको अगर मान लीजिए कुछ भी कोई भी संख्या अगर मान लीजिए 5 तो ये 4 ज्यादा होगा 9 होगा, अगर ये 6 होगा तो ये 4 ज्यादा होगा 10 होगा, अगर यहाँ पे 8 मानिएगा तो इसको कितना मानना पड़ेगा 12। समझ में आ रही बात। तो अगर कहने का सीधा सा मतलब यही है कि इसका जितना भी संख्या होगा उससे ये 4 जुट जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए सवाल को अब देखिए कैसे कैसे बनाएंगे। पहले लिखेंगे माना, जैसे बनाते हैं ऐसे, ये तो सवाल 4 लेसन में भी बन सकता है, 4 लेसन जो कि द्विघात समीकरण का है। यहाँ पे माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x तथा आयताकार बाग की लंबाई बराबर y। चौड़ाई और लंबाई हो गई, ठीक है। अब देखिए चौड़ाई और लंबाई से बात करेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक होगी, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक होगी। तो लंबाई कितना है x, सॉरी लंबाई x नहीं है, चौड़ाई x, तो चौड़ाई हो गई x और लंबाई हो गई y। ये लंबाई है और ये चौड़ाई, ये लंबाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। अब लंबाई चौड़ाई में कह रहा है कि लंबाई जो होगी वो चौड़ाई से 4 ज्यादा होगी, तो ये 4 ज्यादा होगी, ये 4 कम होगी, क्योंकि सवाल ही कह रहा था ना कि लंबाई जो भी है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है।
तो चौड़ाई कौन है इसमें, ये है कि ये है, चौड़ाई तो x है, तो चौड़ाई 4 कम है और ये 4 ज्यादा है, जैसा कि हमने सवाल नंबर 1 को पढ़ा था। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 कम है, अर्थात उल्टा करके बोला गया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, ये बोला गया था। तो क्या किए थे हम उस टाइम में, लड़का की संख्या कम थी तो उसमें 4 जोड़ा गया, मतलब जिसमें कम होता है उसमें जोड़ा जाता है। तो यहाँ लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, ये 4 ज्यादा है तो जोड़ेंगे इसमें कि इसमें, x में कि y में, x में जोड़ा जाएगा। तो ये 4 कम है और ये 4 ज्यादा है तो इसमें 4 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब x इधर है, y को खींच लीजिए, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में y और बराबर में आपका प्लस 4 से माइनस 4 हो जाता है, समीकरण 1, ठीक है। आगे देखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर, बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए, विमाएं मतलब भुजा। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का सूत्र क्या होता है, किसका परिमाप, बाघ का परिमाप, अर्थात आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप की बात बोले हम, अर्ध परिमाप के लिए क्या करेंगे, उसका 2 हटा दीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब जैसे यहाँ समझा देते थोड़ा सा, देखिएगा ये आयत है, बना लीजिएगा आप लोग, आयत है, इसका पूरा परिमाप की बात करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा और घूम फिर करके यहाँ जब आएंगे तो इसे पूरा परिमाप बोलेंगे, परिमाप हो गया है। लेकिन ये अर्ध परिमाप की बात की जा रही है तो एक भुजा ये ले लीजिए, एक भुजा ये ले लीजिए, हो गया आधा, इधर से वो छूटा, इधर से वो छूटा, आधा छूट गया, आधा बच गया, एगो लंबाई एगो चौड़ाई, एक लंबाई और एक चौड़ाई, आधा परिमाप होता है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप बोला गया है 36, तो लंबाई और चौड़ाई, तो ये चौड़ाई ले लिए और ये लंबाई ले ली, तो लंबाई और चौड़ाई मिलाकर कितना है 36, ये समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, विलोपन विधि हमने बताया था, विलोपन विधि से बनाएंगे, इधर से बनाते हैं, यहाँ आ रहा है वीडियो क्लियर, देखिए विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या था, समीकरण 1 और 2 को लिया जाता था, समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर -4। समीकरण 2 में है x प्लस वाई बराबर 36। साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन चेंज कब होता है, बोले थे हम साइन तब चेंज होता है जब आप खुद से कटा नहीं सकते हैं, ठीक है। अर्थात अक्षर अगर सेम है और कट नहीं रहा है, उस टाइम में आप साइन चेंज कीजिए। यहाँ पे तो संख्या सेम है, y है, लेकिन संख्या भी यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जब सेम है और पहले से ही अक्षर यहाँ पे साइन जो है वो चेंज है, तो जब साइन चेंज होगा उस टाइम में आप कटा सकते हैं, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। तो जब चेंज नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जोड़ने, फिर से एक बार समझे, ध्यान से समझिएगा। साइन चेंज कब किया जाता है, जब आप दोनों समीकरण को आमने सामने लिखते हैं और लिखने के बाद x नहीं तो y अपने आप एक प्लस में एक माइनस में हो और कटने के कगार पर हो, उस टाइम में साइन चेंज नहीं करें, ठीक है। अगर वही बात यहाँ रहती कि यहाँ भी प्लस होता और यहाँ भी प्लस होता, नहीं कट पाता, तो जब नहीं कट पाएगा तो उस टाइम में तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। जब हम साइन चेंज करेंगे उस टाइम में जोड़ने पर नहीं बल्कि घटाने पर बात, ठीक है। तो यहाँ तो ऑटोमेटिक पहले से कट रहा है, तो ये भी कटा, ये भी कटा, इसीलिए यहाँ पर जोड़ने की बात आई। x कितना x, तो 2x, अब बराबर यहाँ देखिए ये 36 प्लस में है, ये माइनस में, तो 36 प्लस में है और माइनस में 4 है, तो मान लीजिए ये आपका पैसा है, पैकेट में रखा हुआ, ये कर्जा है, तो 36 रुपए में से
x बराबर हो जाता है 32 बट्टा में 2 आता है, 2 से काटेंगे 2 16 बार, तो x बराबर आ गया आपका 16। x का मान आप कहीं रख सकते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, बात वही पे आएगी। समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान रखना है, समीकरण कहाँ है यहाँ पे, x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर -4, x का मान है 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 माइनस वाई बराबर -4, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे माइनस वाई है तो माइनस नहीं रहा था, यहाँ माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर -4 पहले से है, 16 के पहले है प्लस, उससे हट जाएगा तो -16, तो माइनस वाई बराबर माइनस माइनस कहिएगा प्लस, ऐसा नहीं होता है, माइनस माइनस प्लस जरूर होता है जब इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ब्रैकेट में हो, अर्थात गुना का संबंध हो दोनों में, तब जाके माइनस माइनस प्लस, अन्यथा अभी का टाइम क्या है, दोनों के बीच में कहीं गुना नहीं दिख रहा है, तो जब गुना ना दिखे तो क्या सोचिएगा, ये भी कर्जा है ये भी कर्जा है, तो 16 रुपया कर्जा, 4 रुपया कर्जा, 20 रुपया कर्जा, तो कर्जा में 20 रुपया -20, अब माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर हो जाता है आपका 20। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः लगा करके, अतः के बाद ये लाइन छोड़ देना है, ये वाला जो लाइन है इतना दूर, ये टॉपिक छोड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा अतः आयताकार बाग की चौड़ाई, तो चौड़ाई में देख लीजिए x का मान कहाँ आया है 16, आयताकार बाग की चौड़ाई हो जाएगी 16, फिर यही लाइन सेम लिखेगा, तथा आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी y, तो y का मान 20। अब जो सवाल में बात की गई थी वही बात देख लीजिए, सवाल में कह रहा था कि लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा हो गई, तो देखिए चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 16 है और लंबाई उससे 4 ज्यादा है, ठीक है। फिर बोला था अर्ध परिमाप 36 होगा, अर्ध परिमाप किसे बोले थे हम, जैसे कि ये आयत है, आयत का एक एक भुजा ले लीजिए, एक चौड़ाई ले लीजिए और एक लंबाई ले लीजिए, तो चौड़ाई और लंबाई को जोड़ के देखिए तो एक एक 20 36 होता है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20, अब 20 और 16 हो गया 36, आंसर बिल्कुल सही है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आज 3.2 लगभग खत्म हो चुका है और 3.3 अब स्टार्ट करेंगे। ये 5 नंबर सवाल था, 5 नंबर सवाल था, यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, 4 में समझिएगा आप लोग, यहाँ 4 लिखा हुआ था, वो पिछले सवाल का ही नंबर बच गया था, 5 नंबर का सवाल था ये, 5 नंबर तक के सवाल को देख लीजिए। अब अगले सवाल जो है वो 7 नंबर में है, 6 नंबर वाले सवाल किसी दिन किसी वीडियो बता दिया जाएगा, और 7 नंबर वाले जो सवाल है वो ग्राफ है। चलिए 3.2 का लगभग सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है 5 नंबर तक, और 6 नंबर का जो सवाल है, 6 नंबर अभी कुछ दिन के लिए रोक दिया जाएगा सवाल। 7 नंबर सवाल जो है वो ग्राफ के लिए है, ग्राफ में बताएंगे। अगले क्लास में हम 3.3 को लेकर के मिलेंगे प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि को पढ़ने के लिए जरूर तैयार रहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड विधि होता है, ये लंबा जाता है, इसे सीखना जरूरी है, इसका क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि 3.3 का जो प्रतिस्थापन विधि है ये बहुत हार्ड होता है, थोड़ा सा आप लोग को समझ में आएगा ही, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा लगभग 3-4 सवाल तक हम बहुत स्लो पढ़ाएंगे, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा क्लास स्पीड चलेगा, इसीलिए पहला क्लास जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, पहला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और 3.2 में जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के जो समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप लोग समझ नहीं पाए हैं, उन सारे सवालों के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम उसे फिर से बता सकें, ठीक है। धन्यवाद।